to all of you. Welcome to TED Gyan. In previous class, we discussed about meaning and concept of learning and factors affecting the process of learning also we discussed. आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है, गुड इवनिंग प्रियंका जी। आज का जो टॉपिक है, जो हमें टॉपिक पढ़ना है आज का, वो है द टर्म लर्निंग कर्व्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें कि जो अधिगम वक्र होते हैं वो क्या है और इनका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, ठीक है। अधिगम वक्रों के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक मिनट जब पानी दे देना इसमें। बेसिकली एक जर्नल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि सबसे पहले जो अधिगम वक्र है, लर्निंग कर्व है, उसके बारे में किसने बताया। तो एक है डॉक्टर हरमन एविनघॉस। डॉक्टर हरमन एविनघॉस, उन्होंने 1885 में सबसे पहले अधिगम वक्र के कॉन्सेप्ट को क्या किया, जनरेट किया। और अगर हम लर्निंग थ्योरी की बात करें कि मतलब ये जो अधिगम कर्व है वो एक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, और वो अधिगम सिद्धांत ये कहता है, ठीक है, द लर्निंग कर्व proposes that a learner's efficiency, मतलब जो लर्नर है, मतलब अधिगम कर्ता जो है, अधिगम कर्ता की जो क्षमता है किसमें, किसी भी कार्य में, किसी भी गतिविधि में, improves over the time more learner perform the task। मतलब जैसे जैसे जो अधिगम करता है, सीखने वाला है, ठीक है, राम राम बतन जी, अधिगम करता जैसे जैसे सीखता जाता है, किसी भी गतिविधि में जैसे जैसे इन्वॉल्व होता जाता है, ठीक है, उसकी इम्प्रूवमेंट होती जाती है। और इस इम्प्रूवमेंट के बेस पर हम क्या कह रहे हैं कि उस अधिगम कर्ता की क्षमता, किसी भी कार्य को करने की अधिगम कर्ता की क्षमता जो है वो क्या होगी, समय के साथ जैसे जैसे अधिगम कर्ता उस कार्य को करता जाएगा, ठीक है, अधिगम कर्ता की कार्य करने की क्षमता क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। हम प्रणाम शिवानी जी, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अधिगम कर्ता क्या करता है, किसी भी कार्य में जब वो इन्वॉल्व होता है, किसी भी कार्य को जब वो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो किसी भी कार्य को करना स्टार्ट करने का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे जैसे वो किसी कार्य को करता जाएगा, उस गतिविधि में, उस कार्य में इन्वॉल्व होता जाएगा, उसकी कार्य करने की क्षमता, ठीक है, उसके सीखने की क्षमता भी क्या होती जाएगी, विस्तृत होती जाएगी। ये हमें लर्निंग कर्व जो थ्योरी है वो बताती है। अब यहाँ पर कुछ हम कर्व्स की बात करेंगे, ठीक है, कुछ वक्रों की बात करेंगे, और वो इसमें पहला वक्र जो है आप उसको समानता कर्व बोल सकते हो, ठीक है, समानता वक्र बोल सकते हो, या फिर इसको समता वक्र भी कह सकते हो आप, समता वक्र, और या फिर इसको आप बोल सकते हो आदर्श वक्र, ठीक है। आइडियल कंडीशन है ये लर्निंग की, ठीक है, जो कि नेचर में पॉसिबल नहीं होती, आप सब लोग जानते हो। और ये इक्वेलिटी कर्व यानी समानता वक्र या समता वक्र या आदर्श वक्र क्या बता रहे कि अधिगम कर्ता का जो परफॉर्मेंस है, अधिगम कर्ता का जो प्रदर्शन है, ठीक है, सीखने की जो प्रवृत्ति है, कैसे सीख रहा है वो, और जो टाइम है, ठीक है,
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी उसकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हर स्थिति में ये जो बात है ना वो सही नहीं होती। ठीक है, मतलब जैसे टाइम जा रहा है परफॉर्मेंस भी क्या होती जा रही है, ऊपर होती जाती है। एक टर्म आप समझिए कि जब हम किसी कार्य में दक्ष हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी कार्य को करने में पूरी तरह से हम दक्ष हो जाते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए हमारा जो मन है बेसिकली, ठीक है, वो क्या करता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि यार अब मन नहीं है मेरा किसी कार्य को करने का, या इस कार्य को लगातार करते करते मैं क्या हो गया हूं, मैं बोर हो गया हूं। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव हो सकता है। या फिर हम किसी कार्य को कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, बट टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर एक सिचुएशन वो भी तो आ जाएगी कि क्या हमारा जो वातावरण है, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो वातावरण क्या परफॉर्मेंस के लिए हमेशा एक जैसा ही रहेगा, या जैसे मान लो थकान है, स्ट्रेस है, ठीक है, और आपकी कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, तो आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको थकान हो गई, आपको स्ट्रेस हो गया, तब भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगी, उसमें कुछ ना कुछ गिरावट जरूर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे टाइम चलेगा उसी लेवल से आपकी परफॉर्मेंस जो है, यहां पर तो क्या बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस को अगर मैं 2 4 5 सॉरी 2 4 6 और 8 ले रहा हूं, टाइम को भी मैं 2 4 6 और 8 ले रहा हूं, मान लो ईयर्स ले लो, जो भी है, ठीक है, नंबर्स पर ध्यान दो आप। तो परफॉर्मेंस 2 है किस पर, टाइम 2 पर। परफॉर्मेंस 4 है किस पर, टाइम 4 पर। परफॉर्मेंस 6 है किस पर, टाइम 6 पर। और परफॉर्मेंस 8 है किस पर, टाइम 8 पर। मतलब समय के हर बिंदु पर जो प्रदर्शन है वो भी क्या है, बिल्कुल समान है। और ऐसी स्थिति कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आदर्श वक्र बोलते हैं। ठीक है, आइडियल कर्व बोलते हैं, ठीक है, या समानता वक्र या समता वक्र बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला कर्व। दूसरा कर्व जो है उसको हम डिक्रीजिंग या नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व बोल रहे हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ घटता हुआ, घटता हुआ, या फिर नकारात्मक त्वरित वक्र बोलते हैं इसको। ठीक है, और नकारात्मक त्वरित वक्र का मतलब है कि पहले परफॉर्मेंस ऊपर गई, फिर ऐसे जाके ऐसे जाएगी, परफॉर्मेंस नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टर्म को आप समझिए कि क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ पर वही है, फिर से समय रखा हमने एक्स एक्सिस पर, और बाई एक्सिस पर हमने किसको रखा, बाई एक्सिस पर हमने रख दिया किसको, प्रदर्शन को। तो ये प्रदर्शन है, और ये क्या है, एक्स अक्ष पर समय है। तो ये कर्व क्या बता रहे हैं, ये कर्व ये बता रहे हैं कि द रेट ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे जैसे हम क्या है, प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, प्रगति की दर जो है, प्रोग्रेस करने की दर जो है, इंक्रीजेस मतलब बढ़ती है, रैपिडली एट द बिगनिंग मतलब प्रारंभ में। अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, यहां से यहां पर अगर आप बात करोगे तो प्रारंभ में क्या हो रहा है, प्रारंभ में जो रेट है, ठीक है, परफॉर्मेंस की रेट या प्रगति की रेट, प्रोग्रेस की रेट, वो क्या होगी, रैपिडली इंक्रीज होगी सबसे पहले। ठीक है, तीव्र गति से बढ़ेगी, एंड देन डिक्रीज ओवर द टाइम। और उसके बाद क्या होगा, अगर हम यहां से देखेंगे यहां से, ठीक है, तो वो टाइम के साथ साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने सीखने की प्रवृत्ति बहुत तेज थी हमारी, आगे जाकर धीमे 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 हमारी सीखने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो द रेट ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है, मतलब क्या है इसका, प्रगति की दर, प्रगति की दर। ठीक है, प्रारंभ में कैसी, तीव्र, और प्रगति की दर बाद में टाइम के साथ कैसी होगी,
घटती हुई होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दिस डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ए सिचुएशन वेयर द टास्क मे बी इजी टू लर्न एंड प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग वॉज इनिशियली फास्ट एंड रैपिड। मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है, जो समझाया जा रहा है आपको, वो कॉन्सेप्ट आपको शुरू में क्या लगा, आसान लगा, और शुरू में आसान लगने के कारण ही आपकी जो सीखने की दर थी वो क्या थी, तीव्र थी। मान लो बाद में जाकर ये टास्क थोड़ा सा क्या हो गया होगा, कठिन हो गया होगा, ठीक है। और जब कठिन हो गया होगा ये टास्क, तो आपकी सीखने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने में अगर हम देखेंगे तो किसी भी कार्य को हम सामान्य रूप से प्रारंभ करते हैं और आगे जाकर हम उस कार्य को विशेष क्रम तक ले जाते हैं। तो जब हम स्पेशलाइज टर्म की ओर बढ़ेंगे और जैसे जैसे डिफिकल्टी आएगी, कठिनाई आती जाएगी, हमारा जो प्रदर्शन है बेसिकली वो क्या होता जाएगा, थोड़ा सा स्लो होता जाएगा, नीचे होता जाएगा, ठीक है। ये कर्व कौन सा दिखा रहा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कर्व में क्या होगा, नहीं घटते हुए या नकारात्मक त्वरित वक्र में क्या होगा कि प्रगति की दर प्रारंभ में तीव्र होती है और बाद में क्या होती है, डिक्रीज ओवर द टाइम, समय के साथ कम होती है। इसके पीछे का कारण यह हो सकता है, ठीक है, कि ऐसी कोई भी स्थिति जिस स्थिति में उस गतिविधि को सीखना आसान हो प्रारंभ में, इसीलिए जो गति थी हमारी सीखने की वो प्रारंभ में क्या थी, तीव्र थी। बाद में जाकर टाइमली क्या हुआ, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आना शुरू हुई, कुछ कठिनाइयां आना शुरू हुई, और उन कठिनाइयों के कारण जो हमारी परफॉर्मेंस की रेट थी वो कहाँ आ गई, नीचे आ गई, ठीक है ना। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है, बढ़ता हुआ कर्व, ठीक है। किसी भी कार्य को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं बढ़ता हुआ, ठीक है, या फिर वो नकारात्मक त्वरित कर्व था। यहां पर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है, बढ़ेगी, तो इसको हम बोलेंगे सकारात्मक त्वरित वक्र, ठीक है, सकारात्मक त्वरित वक्र। और सकारात्मक त्वरित वक्र में क्या होगा, द रेट ऑफ प्रोग्रेशन इज स्लो एट द बिगिनिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि जो प्रोग्रेशन का रेट है, ठीक है, प्रगति की जो दर है, फिर से हम आ जाते हैं यहीं पर, कि जो प्रगति की दर है वो क्या है, स्लो है, धीमी है। कब, एट द बिगिनिंग, प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में रेट ऑफ प्रोग्रेशन, प्रगति की दर कैसी थी, स्लो, धीमी। उसके बाद देन राइजेस ओवर द टाइम अंटिल फुल प्रोफिशिएंसी ऑब्टेन, और ये तब तक, टाइम के साथ ये तब तक बढ़ेगी जब तक वो व्यक्ति उस कार्य में पूरी तरह से क्या नहीं हो जाता, दक्ष नहीं हो जाता, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी, दक्षता तक ये कर्व जो है वो रैपिडली इंक्रीज होता जाएगा। टाइम के साथ साथ इसकी जो प्रोग्रेशन की स्पीड है वो भी क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी, ठीक है। दिस मॉडल डिस्क्राइब्स ए सिचुएशन where perhaps a complex task is being learned and the rate of learning initially better। सिंपल टर्म से यहां पर जब हम, हमारा जो रेट है ना, वो रेट क्या है, यहां पर स्लो है, प्रोग्रेशन की रेट यहां पे स्लो है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो टास्क हमसे करवाया जा रहा था, जो कार्य हमसे करवाया जा रहा था, वो शुरू में हमें समझने में क्या हुई, परेशानी हुई। तो इनिशियली द टास्क वाज कॉम्प्लेक्स, और जैसे जैसे हम टास्क को समझना स्टार्ट हुए, हमारी जो समझने की गति है, ठीक है, हमारा जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है वो भी क्या होगा, तीव्र होता जाएगा।
इससे पहले वाले कर्व में मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर क्या हो रहा है कि प्रारंभ में जो टास्क है वो सरल था, तो हमारी सीखने की जो दर थी वो क्या थी, तीव्र। और बाद में जाके इस कर्व में या इस टास्क में क्या आ गई, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल आना जब शुरू हुआ, तो जब डिफिकल्टी लेवल आता है तो व्यक्ति की जो सीखने की दर है या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और यहां पर क्या बता रहा हूं मैं, यहां पर ये बता रहा हूं मैं कि टास्क प्रारंभ में कैसा था, कॉम्प्लेक्स था। इनिशियली द टास्क वाज कॉम्प्लेक्स, टफ था। तो जब टफ था टास्क, तो हमें सीखने की जो हमारा प्रगति की दर थी, रेट ऑफ प्रोग्रेशन था, वो क्या था, स्लो। और जैसे जैसे हम टास्क को ठीक से समझने लगे, ठीक है, और हमने चीजों को क्या कर लिया, सामान्यीकृत कर लिया, जर्नलाइज कर लिया, ठीक है, तो जैसे हम सामान्यीकृत प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो सामान्यीकृत प्रक्रिया में हमारी जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, प्रगति की दर, वो क्या हो रही है, तीव्र हो रही है। ठीक है, तो ये जो बढ़ता हुआ कर्व है, या फिर हम इसको सकारात्मक त्वरित वक्र बोल रहे हैं, इस वक्र में इनिशियली, क्योंकि जो टास्क है वो क्या होता है, टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हमारी प्रगति की दर या सीखने की दर क्या होती है, स्लो होती है। और जैसे जैसे हम उस टास्क को समझ लेते हैं, ठीक है, उस टास्क को समझने में जैसे जैसे हमें आसानी होने लगती है, हमारी जो सीखने की दर है वो भी क्या होती जाती है, तीव्र होती जाती है। ठीक है, यहां पर यही टर्म बताया जा रहा है। अब एक चौथा टाइप का जो कर्व है, उसको हम बोल रहे हैं एस कर्व। एस कर्व का मतलब क्या है कि इनिशियली कोई भी जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है वो कम है, फिर रेट ऑफ प्रोग्रेशन बढ़ गया, फिर रेट ऑफ प्रोग्रेशन क्या हुआ, कम हो गया। यहां पर बार बार ये बात बताई जा रही है, आरओपी को अगर हम देखेंगे, रेट ऑफ प्रोग्रेशन को, तो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मान लो किसी भी टास्क में, ऐसा कोई भी टास्क ले लो आप, जिस टास्क में डिफिकल्टी लेवल इनिशियली कैसा हो, कम हो, बाद में हम बढ़े तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, रेट ऑफ प्रोग्रेशन कम हो गई आपकी, उसके बाद फिर से डिफिकल्टी लेवल कम हुआ, ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल जब कम हुआ, फिर से हमने क्या किया, टर्म्स को फिर से स्टार्ट कर दिया। अब एक सिंपल एक टर्म सुनो, मान लो एक कार ड्राइवर है, ठीक है, एक कार ड्राइव करना कोई पर्सन सीख रहा है, सपोज करो। अब इनिशियली जब वो कार ड्राइव करना सीखेगा, तो किसी बड़े से मैदान में वो कार ड्राइव कर रहा होगा, तो इनिशियली उसके लिए चीजें क्या होंगी, इजी होंगी। जब वो गियर और स्टीयरिंग वगैरह का कंट्रोल करना सीख जाएगा, क्योंकि उसके सामने कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है, ठीक है, सब कुछ सामने उसके खाली पड़ा है, और वो इनिशियली क्या है, उसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन क्या होगा, तीव्र गति से बढ़ेगा। अब जैसे ही उसको फील्ड में चलाया उसने 8-10 दिन तक, और 8-10 दिन फील्ड में चलाने के बाद वो एक पर्टिकुलर जगह पे आ गया जहां पर ट्रैफिक था काफी। और जब वो भीड़भाड़ वाली जगह को देखेगा, तो भीड़भाड़ वाली जगह पर वो क्या होगा, एजिटेशन होगी उसमें, ठीक है, एक फियर का फैक्टर भी आ सकता है उसमें, ठीक है, और जब हेजिटेशन और फियर का फैक्टर आएगा, तो उसकी जो सीखने की दर है वो ऑब्वियस है कि वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और धीमे धीमे जैसे जैसे वो प्रयास करता रहेगा भीड़ में गाड़ी चलाने का, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उस कार्य में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो दक्ष हो गया, ठीक है, तो दक्षता की स्थिति में तो उसके रेट ऑफ प्रोग्रेशन पीछे कोई मतलब ही नहीं है। टर्म समझिए आप, यहां पर चीजें क्या है, बढ़ती हुई, उसके साथ साथ घटती हुई, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस टाइप का कर्व, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एस कर्व बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग देखो आप, इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो ये जो मॉडल है ना, उसको मोस्ट कॉमनली बेसिकली बोला जाता है, लर्निंग कर्व की अगर हम बात करें, इसको एस कर्व बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों घटनाएं क्या है, एक साथ हो रही हैं। पहले में क्या हो रहा था, अगर हम इन दोनों कर्व्स से अगर हम टर्म लेंगे, तो पहले वाले कर्व में क्या हो रहा है, रेट ऑफ प्रोग्रेशन इनिशियली कैसा था, रैपिड,
क्यों? क्योंकि टास्क जो था वो इजी था, और टास्क जब टफ हुआ तो रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑटोमेटिकली कहां चला गया? नीचे चला गया। सेकेंड कर्व में क्या हो रहा है? इनिशियली जो टास्क था वो कैसा था? कॉम्प्लेक्स था, टफ था, कोई भी कार्य प्रारंभ में करने के लिए कठिन। तो हमारी सीखने की जो दर होगी वो प्रारंभ में क्या होगी? स्लो। और जैसे ही हम उस टास्क को समझना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रैपिड हो जाएगी। तो ये एक सिचुएशन से लिंक कर रहा है बस केवल। अब जो अगला कर्व है ना, जिसको मैं एस कर्व बोल रहा हूं, वो दो सिचुएशन से लिंक कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? रेट ऑफ प्रोग्रेशन बढ़ भी रहा है और रेट ऑफ प्रोग्रेशन कम भी हो रहा है। कैसे? ये जो है ये कर्व, ये मेजर करता है कि किस क्या? एन इंडिविजुअल हु इज न्यू टू ए टास्क। कोई भी व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में बिल्कुल नया है, ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहा है, द बॉटम ऑफ द कर्व इंडिकेट स्लो लर्निंग। जो कर्व का बॉटम है वो क्या शो कर रहा है? स्लो लर्निंग। मतलब मैं किसी भी कार्य को मैंने पहले किया ही नहीं, सुना भी नहीं, बिल्कुल नए सिरे से जब हम बिल्कुल क्या कर रहे हैं, किसी भी कार्य को नए सिरे से करना प्रारंभ करेंगे, मैंने उस विषय वस्तु के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं, तो मैं जब किसी कार्य को नए सिरे से करूंगा ना, ठीक है, बिल्कुल मेरे लिए चीजें नई हैं, किसी भी सब्जेक्ट के एस्पेक्ट में मेरी चीजें नई हैं, तो मैं क्या करूंगा? पहले स्लो लर्निंग करूंगा, धीमे धीमे सीखूंगा। और जब मैं स्लो लर्निंग करूंगा तो इस कर्व का जो बॉटम है, ठीक है, इस कर्व का जो बॉटम है वो क्या है? स्लो लर्निंग को शो कर रहा है। ठीक है, यहां पे जाओ आप। उसके बाद जैसे जैसे लर्नर अपनी स्किल्स में मास्टरी हासिल करेगा, ठीक है, मास्टरी हासिल का मतलब पारंगत होगा वो, ठीक है, किसी कार्य को करने में, एंड टास्क मोर टाइम टू डू सो, दोबारा से क्या होगा? उसकी स्पीड, रेट ऑफ प्रोग्रेशन क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। पहले स्लो लर्नर, क्यों? टास्क उसके लिए नया है, टास्क में जैसे ही मास्टरी हासिल करने की दिशा में वो बढ़ रहा है, उसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन क्या है? तीव्र गति से फिर से बढ़ा। द लेटर हाफ ऑफ द कर्व, अगर हम इसके बाद जाएंगे, इस वाली स्थिति की ओर अगर आप जाएंगे, ठीक है, आप इस स्थिति की ओर ध्यान दो, ये जो मैंने येलो से कर रखा है, इस स्थिति में क्या बताया जा रहा है? द लर्नर नाउ टेक्स लेस टाइम टू ठीक है, लर्नर जो है वो क्या है? कम टाइम ले रहा है किसी टास्क को करने में, ठीक है, एज दे बिकम प्रोफिशिएंट इन द स्किल रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर से क्या है? परफॉर्मेंस। अब देखो, किसी कार्य को करने के लिए हम सीखने की प्रवृत्ति में पूरी तरह से दक्ष हो गए, ठीक है, हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, तो हम उसी कार्य को करने में दक्षता और तो नहीं बढ़ सकती ना, ठीक है, फिर से हम क्या कहाँ आएंगे? उस काम में थोड़ा सा बोरिंग फील करने लगेंगे, फिर से हम नीचे आने की प्रवृत्ति में आ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली शो कर रहा है कौन सा कर्व? एस कर्व शो कर रहा है। तो यहां पर जो लर्निंग का डायमेंशन है वो दोनों डायमेंशन यहां पर शामिल हो जाएंगे। इंक्रीज भी हो रहा है, पहले डिक्रीज, स्लो लर्निंग, उसके बाद रैपिड प्रोग्रेशन, आफ्टर दैट प्रोग्रेशन रैपिड नहीं है, फिर से कहां चला गया? डाउनवर्ड चला गया प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रगति की दर प्रारंभ में, क्योंकि उसके लिए टास्क नया था, तो स्लो थी। जैसे ही वो टास्क को समझना शुरू किया, रेट ऑफ प्रोग्रेशन, प्रगति की दर बढ़ गई। ठीक है, और जब वो एक प्रोफिशिएंट टर्म में पहुंच गया किसी स्किल में, तो फिर से उसके परफॉर्मेंस की दर तो कम नहीं हो रही, बल्कि वो उस कार्य उसके लिए क्या हो गया? थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो। तो वो क्या कर रहा है? उस कार्य को कम दक्षता के साथ करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, एफिशिएंट है बट मन नहीं है उसका कार्य करने का। ठीक है, ये चीज है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो इनिशियली बहुत जोश के साथ उसको प्रारंभ करते हैं, और जब हम उसमें पारंगत हो जाते हैं
ठीक है। तो उसके बाद धीमे 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 जोश क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस कार्य में क्या हो चुके हैं, दक्ष। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आपने बचपन में सबसे पहले साइकिल चलाना स्टार्ट किया होगा, तो साइकिल चलाने में आपके लिए साइकिल बिल्कुल नई विषय वस्तु थी। और जब साइकिल बिल्कुल नई विषय वस्तु थी, तो आपकी जो सीखने की दर थी स्टार्टिंग में, वो क्या रही होगी, स्लो। धीमे 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 जब आप प्रयास करते रहे लगातार, तो प्रयास करने के क्रम में आप एक स्टेज ऐसी आ गई कि आप साइकिल चलाने में क्या हो गए, पूरी तरह से दक्ष हो गए। और वो आपकी प्रगति की दर का बिल्कुल क्या था, पीक पॉइंट था। और फिर क्या हुआ, फिर आपका साइकिल से मन क्या ऊबने लगा। और जब मन ऊबने लगा, तो जो दक्षता आपने साइकिल चलाने में हासिल की थी ना, आप उसमें फिर से क्या हो जाओगे, डाउनवर्ड हो जाओगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने वो कार्य करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है। आप उस प्रोफिशिएंसी से आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब वही बात फिर जब आप सबसे पहले बाइक स्टार्ट करोगे चलाना, तब भी मन में एक जिज्ञासा, सीखने की ललक बहुत तीव्र, क्योंकि वो चीज आपके लिए क्या है, नई है। ठीक है। तो पहले क्या करोगे, 10-12 बार गिरोगे इस बाइक से। ठीक है। गिरने के बाद आप में क्या आ जाएगी, प्रवीणता आ जाएगी। और प्रवीणता का मतलब क्या हुआ कि आप स्टंट वाली कंडीशन में भी पहुंच जाओगे। सारे बाइक चलाने वाले स्टंट थोड़ी करते हैं। जिनको हम मानते हैं कि मोस्ट प्रोफिशिएंट हो गए, वो किसी कार्य में पूरी तरह से दक्ष हो गए, फिर वो स्टंट कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका स्टंट से भी दिमाग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उस कार्य को करने में उनका मन नहीं लगेगा। तो जब मन नहीं लगेगा, तो फिर से उनकी दक्षता कहां आती जाएगी, नीचे आती जाएगी। क्योंकि किसी भी कार्य को लगातार, दक्षता वही चीज है कि दक्षता को लगातार बनाने रखने के लिए क्या जरूरी होता है, अभ्यास। अभ्यास जैसे ही आपका कम होगा, आप जैसे ही उस पर्टिकुलर गतिविधि को अभ्यास से नियत करोगे, आपकी दक्षता उस पर्टिकुलर टर्म में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और आपकी प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी कार्य को कहां ले जाएगी। ठीक है। माना जाता है ना कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है। आई एम एक्सपर्ट इन बाइक राइडिंग। ठीक है। आई एम एक्सपर्ट इन कार ड्राइविंग। किस बेसिस पर? क्यों? क्योंकि मैंने उसके सारे प्रोफिशिएंसी लेवल को क्या कर लिया, हासिल कर लिया। ठीक है। आज मोबाइल गेमिंग में बहुत छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से बढ़िया पबजी खेल लेते हैं। और गेमिंग में अगर हम देखोगे, तो गेमिंग में बहुत अच्छा गेमिंग, बहुत छोटे 10-12-14 साल के बच्चों का गेमिंग ऐसा होगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। बट उसके पीछे रीजन क्या है, उस कार्य को सीखने की ललक आप में नहीं थी, आपने नहीं किया वो। ठीक है। तो उनके सीखने की गति कितनी देर, एक टाइम ऐसा उनके साथ भी आएगा कि वो उस गेम को खेलते खेलते ऊब रहे होंगे। और जब वो ऊब रहे होंगे ना, फिर से कहां जाएंगे, वो फिर से नीचे आ जाएंगे। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये कर्व बेसिकली आपकी समझ में आ गया होगा जो अभी हमने पढ़ा है। ये लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे हम आज। फोर्थ कर्व है जो लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से बता दें कि जो चीज अभी बताई गई है वो आपकी क्लियर समझ में आ गई है। ठीक है। तो हम अगले कंसेप्ट की ओर बेसिकली बढ़ने की स्थिति में है अब। क्लियर है बतन जी के अकॉर्डिंग? सॉरी। देखिए, एक और था ना कर्व, कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व, इसको आप और समझ लो। ठीक है। इसको हम बोलते हैं जटिल अधिगम कर्व। जटिल अधिगम वक्र। और जटिल अधिगम वक्र में क्या होगा, तो समझिए आप। दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स
ए मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ लर्निंग, अधिगम का जटिल जो आयाम है वो प्रदर्शित करता है ये कर्व, एंड रिफ्लेक्ट्स मोर एक्सटेंसिव ट्रैकिंग। ठीक है, यहां पर जो ट्रैकिंग है वो भी क्या है, उसके भी बहुत सारे आयाम हैं। द बिगिनिंग ऑफ द कर्व इंडिकेट्स दैट लर्निंग इज इनिशियली स्लो। यहां पर क्या है, यहां पर लर्निंग क्या है, स्लो है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा, लर्निंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, विच इंडिकेट दैट लर्नर इज बिकमिंग प्रोफिशिएंट इन द स्किल। यहां पर फिर से यहां पर स्पीड ज्यादा, यहां पर स्पीड कम। तो स्पीड कम तो लर्नर अधिगम करता नया है किसी कार्य को करने में, स्पीड ज्यादा लर्निंग करता क्या है, किसी कार्य को करने में दक्ष हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज ऑफ द कर्व इंडिकेट दैट लर्नर इज प्लेटूइंग इन हिज प्रोफिशिएंसी वंस द लर्नर फील्स ही इज मास्टर्ड। फिर से वही, ठीक है, फिर लर्नर को क्या लगता है कि वो अपने कार्य को करने में क्या हो गया, बिल्कुल दक्ष हो गया है। ठीक है, और जब वो बिल्कुल दक्ष हो गया तो उसको मतलब उसको क्या लग रहा है कि अब उसको कोई भी नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। तो कर्व क्या होगा, यहां पर फ्लैट होगा, या पठारी कर्व बोलते हैं हम इसको। ठीक है, प्लेटो टाइप। फिर फोर्थ स्टेज ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट दैट लर्नर इज एक्चुअली स्टिल इंप्रूविंग द स्किल। फिर से मास्टरी हासिल कर ली यहां पे, फिर यहां से फिर से क्या कर रहे हैं, वो अपनी स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं। और द लास्ट स्टेज ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द पॉइंट एट विच स्किल बिकम्स ऑटोमेटिक मसल मेमोरी फॉर द लर्नर, ऑफन टर्म ओवर लर्निंग। ठीक है, अब यहां पर एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया, ठीक है, कि इस स्थिति से ज्यादा वो चीजों को क्या नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता। तो यहां पर चीजें फिर से क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओवर लर्निंग की अवस्था बोल रहे हैं। ठीक है, आप ज्यादा पढ़ गए, ज्यादा सीख गए किसी बात को। ठीक है, वो बोला जाता है ना लैंग्वेज में कि आप ज्यादा ही पढ़ाई कर लिया आपने, आप ज्यादा ही बाइक बहुत ओवर चलाना सीख गए, कार में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हो गई आप। ठीक है, तो ओवर लर्निंग का प्रोसेस। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, नया था सीखने वाला तो लर्निंग स्लो थी उसकी। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज उस कर्व का क्या दिखा रहे हैं कि उसने धीमे धीमे स्किल को, दक्षता हासिल करनी प्रारंभ कर दी उसने किसी कार्य में, मतलब फिर से कर्व क्या होगा, रैपिड प्रोग्रेशन में जाएगा। फिर क्या हुआ, चीजें बिल्कुल बैलेंस हो गई। बैलेंस का मतलब क्या है, उस अधिगमकर्ता को, सीखने वाले को ये लगता है कि मैं क्या कर चुका हूं, इस कार्य में दक्षता हासिल कर चुका हूं। उसको लगा सीखने की गति बिल्कुल फ्लैट हो गई, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। फिर से वो क्या सोचा उसने कि नहीं, मुझे और स्किल इंप्रूव करनी है इसमें। फिर से स्पीड बढ़ेगी, और जब यहां पहुंच रहे हैं हम तो ये क्या दिखा रहा है कि ये सैचुरेशन पॉइंट है किसी भी विषय वस्तु का या फिर सीखने की प्रक्रिया का, ऐसा बिंदु जो बिल्कुल कहाँ है, जहां जैसे होता है ना कि आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर, कि इससे ज्यादा तापमान नहीं बढ़ाया जा सकता, कि इससे ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये एब्सोल्यूट लर्निंग की स्टेज है, जो लास्ट स्टेज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक जो लर्निंग कर्व थे वो फिनिश होते हैं यहाँ पे। अब हम बढ़ेंगे आज के अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस के स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, ठीक है, आप इसको समझोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था थियरीज ऑफ लर्निंग के बारे में कि लर्निंग थियरीज क्या है। ओके, और लर्निंग थियरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं पहली थियरी, इसको हम क्लासिक कंडीशनिंग थियरी बोल रहे हैं। ठीक है, इसको बेसिकली शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है।
ठीक है, फिर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे, फिर ट्रायल और एरर पढ़ेंगे। ऐसे करके हम सारी लर्निंग थ्योरीज को पढ़ेंगे और लर्निंग थ्योरीज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको लगातार रिपीटेडली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना। देखो अब लर्निंग थ्योरीज का फर्स्ट फेज देख रहे हैं हम लोग, और फर्स्ट फेज है ये। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज की तरफ है हम लोग, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, शास्त्रीय, सॉरी शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आ जाते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या बता रहे हैं। एक टर्म आप बेसिक इंट्रोडक्शन आप इसका ले लीजिए, फिर इसके बाद ठीक है इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाऊंगा जो पावलोव के द्वारा यूज किया गया है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग को शास्त्रीय अनुबंधन जो बोल रहे हैं, इज ए टाइप ऑफ लर्निंग, अधिगम का एक प्रकार है, that had a major influence on the school of thought in psychology known as behavior। ये बहुत मेजर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मान लो आपसे पूछ लिया गया कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत मनोविज्ञान के किस स्कूल से संबंध रखता है। तो आप झट से आंसर देंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू द बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी स्कूल से संबंधित है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पहली बात, बिल्कुल आपको ये जो पॉइंट है वो बहुत टिपिकल वे में नहीं, बहुत इजी वे में, सिंपल चीज, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी रिलेटेड टू स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के स्कूल से रिलेटेड है। दूसरी बात, किसके द्वारा ये थ्योरी डिस्कवर की गई, किसने इस थ्योरी की खोज की, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, पावलोव के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावलोव कौन है, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक हैं। और क्लासिक कंडीशनिंग है क्या, शास्त्रीय अनुबंधन इज ए लर्निंग प्रोसेस, यह एक अधिगम की प्रक्रिया है that occurs through association between environmental stimulus and naturally occurring stimulus। ठीक है, मतलब ये जो सिद्धांत है वो किसका सम्मेलन है, तो अनुबंधन के सिद्धांत में हम दो चीजें रख रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया वातावरणीय उद्दीपक, वातावरणीय उद्दीपक, और एक हो गया आपका सेकंड वाला क्या है, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक। ठीक है, देखो आपको अंदर से भूख लगी है, आपके सामने खाना नहीं है, आपके सामने खाना है, आपको अब फूड क्या है, एक टाइप से अब जब आप रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हो तो आपको देखकर क्या लगने लगती है, भूख लगने लगती है, उस टाइप का एनवायरनमेंट आपको मिल गया। ठीक है, क्या मैं खाना खा सकता हूँ। ठीक है, आप सड़कों पे ऐसे ही चल रहे थे, ठीक है, आप ऐसी जगह हो जहाँ खाना नहीं खा सकते आप, तो वातावरणीय उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक को जन्म नहीं देगा, पर जैसे ही आपको माहौल मिला, अंदर से आपकी भूख जाग गई, तो ये नेचुरल उद्दीपक कनेक्ट विद वातावरणीय उद्दीपक। यहाँ पर क्या है कि जो वातावरणीय उद्दीपक है वो प्राकृतिक उद्दीपक के साथ क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, जब हम किसकी बात करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं। और ये जो स्टडी कर रहे थे पावलोव, वो कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पर स्टडी की उन्होंने, और कुत्तों के पाचन तंत्र पर स्टडी के दौरान ही इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम बोल रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, पावलोव नोटेड दैट द एनिमल्स
सेलिवेटेड नेचुरली अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। ठीक है, पावलोव ने यह सिद्धांत दिया कि भोजन की उपस्थिति में जो कुत्ते होते हैं वो प्राकृतिक रूप से लार का निष्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे ही भोजन उनको दिखता है वो नेचुरली अंदर से ही लार टपकाना शुरू कर देते हैं। 1904 में नोबेल प्राइज मिला इन्हें। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, नोबेल प्राइज विनर है ये। अब हम आ जाते हैं कि हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क, मतलब जो शास्त्रीय अनुबंधन है बेसिकली, ठीक है, वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, उसको देखना है हमें। तो आपको ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर पर आप फोकस करिए। यहां पर कुछ अवस्थाएं मैं बता रहा हूं। पहली अवस्था है बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है, और बिफोर कंडीशनिंग को मैंने रखा है अनुबंधन से पूर्व। पहली बात, बिफोर कंडीशनिंग ये भी वही है, अनुबंधन से पूर्व है। अनुबंधन से पूर्व। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अनुबंधन के दौरान। और उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग, अनुबंधन के पश्चात। टर्म समझिए, पहले में क्या है। ठीक है, कुछ टर्म्स को आपको याद रखना है। अनकंडीशंड स्टिमुलस है ये। ठीक है, देखो कुछ टर्म मैं आपको बता दूं, वो टर्म आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, उसको मैं यूएस बोल रहा हूं, और इसका मतलब होता है गैर अनुबंधन उद्दीपक। मतलब कोई कंडीशन नहीं है, बिना कंडीशन के आपके अंदर का जो उद्दीपक उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो उत्तेजना उत्पन्न हुई, उस स्टिमुलस की बात करना है। देखो आप टर्म, कुत्ते के सामने रखा गया खाना, कुत्ता है और खाना है, बस दो ही चीजें हैं, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं रखेगी कुत्ते के सामने। ठीक है, कुत्ता और खाना दो चीजें, तो ये क्या हो गया। ठीक है, अनुबंधन बोल सकते हैं उसको, गैर अनुबंधन उद्दीपक बोल सकते हैं। कि हंगर इन द प्रेजेंस ऑफ फूड ओनली, भूख उत्पन्न हुई किसकी उपस्थिति में, केवल भोजन की उपस्थिति में, दैट्स ऑल। अब दोबारा मैंने क्या किया, खाने की जगह क्या रख दी, घंटी। और जब घंटी रख दी तो ये क्या है भाई, भोजन आप कब करोगे। आपको भूख लगी, आपको खाना दिया जाएगा, आपको पत्थर दे दिया जाएगा, थोड़ी खा लोगे। तब पत्थर को देखकर आपकी लार थोड़ी टपकेगी। तो पत्थर को देखकर, घंटी को देखकर कुत्ते की भी लार नहीं टपकी। ठीक है, यहां पर वो क्या कर रहे हैं, उसको किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं, खाना देखा तुरंत उसने रेस्पॉन्स कर दिया। अनुबंधन अनुक्रिया है ये, गैर अनुबंधन उद्दीपक के साथ गैर अनुबंधन अनुक्रिया। यहां पर क्या हो रहा है, न्यूट्रल स्टिमुलस हो रहा है। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब कोई उद्दीपक नहीं, और जब कोई उद्दीपक ही नहीं है तो ये क्या होगा, नो सेलिवेशन, कोई लार टपकाना नहीं। और जब कोई लार नहीं टपकाई तो नो कंडीशंस रिस्पॉन्ड। ठीक है, नो कंडीशन। ठीक है, कोई कंडीशन रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, फूड भी तो नहीं है यहां पे, कंडीशन कहां अप्लाई होगी। फिर क्या हो रहा है, अनुबंधन के दौरान भोजन रखा और घंटी बजाई, भोजन रखा घंटी बजाई, भोजन रखा घंटी बजाई, मतलब भोजन के साथ घंटी बजाई जा रही है। तो कुत्ता क्या करेगा, कुत्ते को पता चल जाएगा कि जब घंटी बजाई जा रही है तभी मुझे खाना मिल रहा है। तो वो घंटी का अभ्यस्त हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, कि अब घंटी बजाई जा रही है, अब क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। अब घंटी बजाए, अब उसको बार बार वही किया जा रहा है,
जब उसको खाना रखा जा रहा है तब घंटी बजाई जा रही है। तो ये क्या होगा, कंडीशनड स्टिमुलस है ये, ठीक है। कंडीशन लगा दी हमने यहां पर, और सेलिब्रेशन भी हो रहा है यहां पर, और रेस्पॉन्स कैसा है, अनकंडीशन, क्योंकि खाना तो है ही यहां पे, घंटी हटा भी दो तब भी इसको कोई फर्क नहीं, खाना तो मिल ही रहा है। अब क्या किया इसने, अब इसने खाना हटा दिया। पहले क्या हो रहा था, खाने के साथ घंटी बजाई जा रही थी, तो इसको तो मतलब खाने से घंटी से क्या मतलब, लेकिन इसने अब टर्म समझिए, बार बार करते करते यही प्रक्रिया इस कुत्ते के माइंडसेट में वो घंटी वाली बात भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब इसके सामने खाना नहीं लाया गया, कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई बस। अब ये क्या करेगा, फिर से ये लार टपकाना शुरू कर देगा। अब घंटी क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है ये, कंडीशनड मतलब अनुबंधन उद्दीपक है ये, और खाना नहीं है, लेकिन घंटी बजाने पर भी वो क्या कर रहा है, लार टपका रहा है। तो मतलब यहां इसका रिस्पॉन्स कैसा है, कंडीशनड है, इसकी अनुक्रिया कैसी है, कंडीशनड है। यहां पर कोई घंटी नहीं, अनुक्रिया कैसी, यू आर अनकंडीशन, स्टिमुलस भी कैसा, क्योंकि घंटी की उपस्थिति नहीं, तो उद्दीपक भी कैसा, नेचुरल, अनकंडीशन। फिर हमने क्या किया, खाना नहीं लाई, घंटी रख दी, तो जब घंटी है तो न्यूट्रल, फूड को देख के ही तो ललचाएगा ये, अब फूड ही नहीं क्यों ललचाएगा ये। सेकंड में क्या है, जब ललचाएगा ही नहीं तो कोई सेलिब्रेशन क्यों देगा वो, तो जब सेलिब्रेशन ही नहीं दे रहा है तो नो कंडीशन। फिर हमने क्या किया, फिर घंटी को भी रखा, खाने को भी रखा। अब घंटी और खाने में किसी प्रकार की कंडीशनिंग नहीं है, कंडीशनिंग चालू है अभी। ये क्या कर रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, और जब खाना है तो अनकंडीशन ही होगा, और फिर से कंडीशन स्टिमुलस, फिर सेलिब्रेशन, ठीक है। अब टर्म को समझिए आप एक बार, ठीक है, ब्रीफ फॉर्म में। देखो, पहला हम बात कर रहे हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, ठीक है। मतलब ये गैर अनुबंधित उद्दीपक, देखो, और यहां पर क्या है, गैर अनुबंधित अनुक्रिया। और गैर अनुबंधित अनुक्रिया और गैर अनुबंधित उद्दीपक टर्म क्या है, फूड, खाना, और कुत्ते का लार गिराना, लार टपकाना। कोई कंडीशन थोड़ी है इसमें, गैर अनुबंधित उद्दीपक है, ठीक है, गैर अनुबंधित ही क्या है, अनुक्रिया है। एक बात। दूसरी बात, यहां पर हमने क्या रखा, कंडीशन की बात हमने नहीं की, यहां पर हमने यहां पर न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब, ठीक है, बिल्कुल उदासीन, क्या होगा, उद्दीपक, और गैर अनुबंधित अनुक्रिया। अब कुत्ते के सामने क्या है, घंटी है, वो कुत्ता क्या है, लार नहीं टपकाएगा, क्योंकि खाने को तो रखो आप, कंडीशन तो खाने से ही मतलब है इसको,
ठीक है, तो ये दो चीजें हैं यहां पर। अब इन्हीं दो चीजों में क्या करेंगे, हम परिवर्तित कर देंगे। फूड के साथ अगर हम घंटी जोड़ देंगे, बेल, तो ये हट जाएगा। कंडीशन भी है, वो भी है, तो दोनों चीजें मिल गई तो कंडीशन और नॉन कंडीशन वो दोनों चीजें हट जाएंगी। तो यहां पर फूड और बेल, कुत्ते का लार टपकाना किस पर बेस्ड है, फूड पर, तो ये क्या है, गैर अनुबंधित अनुक्रिया है। और जब हम बार बार इसी का प्रयास करेंगे तो केवल और केवल जब घंटी आप बजाओगे ना, तब भी कुत्ता क्या करेगा, लार टपकाना शुरू करेगा। ठीक है, टर्म को आप दोबारा समझो फिर से। अनुबंधन से पूर्व क्या हो रहा है, कुत्ते के सामने खाना रखा, कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, दैट्स ऑल। ये है अनकंडीशन, गैर अनुबंधन, कोई कंडीशन नहीं है। और अब दोबारा क्या कर रहे हैं, हमने लार तो खाने पे टपकाना है ना, हमने तो घंटी बजा दी, खाना वाना कुछ दिया नहीं उसको, तो अभी वो क्या है, लिंक नहीं कर पाया इस बात को। तो लिंक नहीं कर पाया तो सेलिब्रेशन क्यों करेगा वो। तो ये क्या है, अनुक्रिया की उसने बट नो कंडीशन, कोई अनुक्रिया नहीं। ठीक है, यहां पर अनुक्रिया किया, अनकंडीशन। ठीक है, अब यहां पर फिर क्या है, फिर हमने क्या किया, घंटी और भोजन दोनों को साथ रखा, और घंटी और भोजन दोनों को साथ रखने पर कुत्ते ने लार टपकाना तो शुरू किया, बट ये भी चीज क्या है, अनकंडीशनड है, क्योंकि ये तो उपलब्ध है। और बार बार हमने घंटी बजाई खाना दिया, बार बार घंटी बजाई खाना दिया, तो वो डॉग जो है उसने ये अक्वायर कर लिया कि जब घंटी बजाई जाती है उसी का संबंध किससे है, खाने से है। तो अब उसका खाना जब मैं हटा दूंगा ना, तो जब खाना उसका हटा दिया जाएगा तो कुत्ता फिर भी क्या करेगा, सेलिब्रेशन करेगा। क्यों, क्योंकि उसके माइंड में अक्वायर कर लिया है उसने इस बात को कि घंटी का संबंध किससे है, फूड से है। ठीक है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। अब यहां पर टर्म देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलर रिजल्ट इन ए लर्न्ड रिस्पॉन्स। अब यहां पर इस जो फेज है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ, डॉग की कंडीशनिंग हो गई, ये बिल्कुल सही है, ये कंडीशन में बंध गया। इस प्रोसेस के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट, मैं आपको तीनों पार्ट समझा चुका हूं, टर्म्स आप समझ लीजिए बेसिक। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ प्रोसेस, इस प्रक्रिया के चरण के दौरान अनकंडीशन स्टिमुलस जो है, ठीक है, मतलब गैर अनुबंधन अनुक्रिया, ठीक है, रिजल्ट्स इन एन अनकंडीशन रेस्पॉन्स। ठीक है, फिर से वही, जब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम अनकंडीशनड स्टिमुलस दे रहे हैं तो कुत्ते में क्या उत्पन्न हो रहा है, अनकंडीशनड ही क्या होगा, रेस्पॉन्स उत्पन्न होगा। तो गैर अनुबंधित उद्दीपक से गैर अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न होती है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, इसको एग्जाम्पल क्या दिया है, प्रेजेंटिंग द फूड, भोजन उपलब्ध है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर से सेलिब्रेशन। जैसे ही भोजन दिखा, कोई घंटी वंटी से मतलब नहीं है, यहां पे अनकंडीशन ही स्टिमुलस है, अनकंडीशन ही उसका क्या है, रेस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक नेचुरल होता है ये। ठीक है, तो आप इस टर्म को क्या ध्यान रख रहे हो, यूसीएस और यूसीआर, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड क्या, रेस्पॉन्स, ये दोनों ही क्या हुए, नेचुरली जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक रूप से जुड़े, ऑटोमेटिकली। फिर क्या है, द अनकंडीशनड स्टिमुलस इज वन दैट अनकंडीशनली, नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड ए रेस्पॉन्स। पहली वाली कंडीशन में वही तो हो रहा है कि जब हम गैर अनुबंधित उद्दीपक दे रहे हैं तो गैर अनुबंधित ही रेस्पॉन्स उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो पूरी तरह से क्या है, स्वतः, ठीक है, ऑटोमेटिक चलने वाली प्रक्रिया है जो हमने पहली अवस्था में देखी। ठीक है, और वो पहली अवस्था में देखने का परिणाम क्या है, यही
ये पहली अवस्था है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिफोर कंडीशनिंग, कोई भी कंडीशन, कोई भी अनुबंधन उसके सामने नहीं है। वो जो भी उसके अंदर वो रेस्पॉन्स दे रहा है ना, वो रेस्पॉन्स पूरी तरह से कैसे है, प्राकृतिक है, कोई भी बनावटी नहीं है, किसी कंडीशन का मोहताज यहां पे वो नहीं है। ठीक है, ये पहली बात हो। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म वही है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि व्हेन यू स्मेल वन ऑफ योर फेवरेट फूड, जब आपको आपका पसंदीदा खाना की आप सुगंध आती है आपको, यू मे इमीडिएटली फील वेरी हंग्री, आपको क्या है, तुरंत ही भूख लगने लगती है। ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स है आपके द्वारा। और स्मेल ऑफ फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। उद्दीपक क्या, आपके फेवरेट खाने की खुशबू, आपका रिस्पॉन्स क्या, भूख। दैट्स ऑल, एक सिंपल सी बात है आप। ठीक है, बाकी दो चीजों को हम कल के क्लास में देखेंगे, और कल हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको चीजों को तीनों को एक बार हम क्लियर, ठीक है, हमने कर लिया है अच्छे से वैसे तो। ठीक है, एक बार और देख लेंगे इस चीज को रिपीटेड वे में, चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और फाइनली क्या है, अब एक फाइनल स्टेज जो होती है, ठीक है, टर्म्स की, वो वहां तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, और कल की जो क्लास होगी बेसिकली उसमें हम पर्टिकुलर, कल में भी शायद ऑफ रह सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम क्या है, थेरीज ऑफ लर्निंग हमें पढ़नी है एक एक करके। और वो थेरीज ऑफ लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अभी हम बस 5 मिनट में हम लोग मिल रहे हैं टेट ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशंस के साथ। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू।